जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विश्व के प्रमुख मरुस्थल, जहां से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आता है। लेकिन जब मरुस्थल पढ़ेंगे, इसके कई प्रमुख तथ्यों को जान लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आप साथ में कॉपी कलम लेकर बैठिएगा ताकि आपकी बेहतर नोट्स तैयार हो जाए। अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो इस अध्याय को आराम से पढ़ना होगा पूरे मनोयोग के साथ। तो पहला प्रश्न हमारे मन में आता है कि सर मरुस्थल किसे कहते हैं। तो जैसे मरुस्थल की हम बात करते हैं, हमारे मन में, आपके दिमाग में बात आती होगी कि वह क्षेत्र जो पूरी तरह से रेत से, बालू से ढका हो, उसे मरुस्थल कहते हैं। जी नहीं, हम उसे मरुस्थल नहीं कहते। मरुस्थल या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पे वर्षा तथा हिमपात दोनों हो, लेकिन वह अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी कम हो। और रेतीले रेगिस्तानी मैदान को प्राय मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र थार भी मरुस्थल है। वहीं पर मरुस्थल कम वर्षा वाले क्षेत्र रेतीला होना जरूरी नहीं है। मरुस्थल गर्म होना भी आवश्यक नहीं है। जैसे अगर हम देखें अंटार्कटिक जो बर्फ से ढका प्रदेश है, वहाँ पर भी मरुस्थल पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये कहना गलत है कि जो मरुस्थल होता है वो प्राय क्या होता है, ढका होता है किससे, बर्फ, सॉरी, रेत से। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि तापमान के दृष्टिकोण से भी मरुस्थल तीन प्रकार के होते हैं: उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल और शीतकटिबंधीय मरुस्थल। और अगर हम देखें स्थलाकृतियों के आधार पर, तो स्थलाकृतियों के आधार पर भी मरुस्थल कई प्रकार के होते हैं। जैसे वास्तविक मरुस्थल जिसमें बालू बहुत पाया जाता है, पथरीला मरुस्थल जिसमें कंकड़ पत्थर जैसी भूमि पाई जाती है, जैसे अल्जीरिया में रेंग तथा लीबिया में सिरीर कहा जाता है। चट्टानी मरुस्थल जैसे चट्टानी भूमि का हिस्सा ज़्यादा होता है, जैसे सहारा क्षेत्र में हमादा कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने मरुस्थल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लिया कि मरुस्थल क्या है, मरुस्थल किसे कहते हैं। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपके लिए, परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको भी नौकरी करनी है, तो सबसे पहले मरुस्थल की बात करते हैं। तो पृथ्वी के शुष्क या अर्धशुष्क भाग होते हैं। ये ज़्यादातर उपोष्ण उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसा क्षेत्र जहाँ पे प्रतिवर्ष वार्षिक वर्षा 25 सेमी से कम होती है, मरुस्थल की श्रेणी में आते हैं। अगर हम उष्णकटिबंधीय मरुस्थल की बात करें, अगर ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट की बात करें, तो ये महाद्वीपों के पश्चिम में भूमध्य रेखा से 15 से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिण में व्यापारिक पवन की जो पट्टी है उसके रेंज में ये पाई जाती है। ये बात आप लोग जानते रहिएगा। अगर हम देखें कि जर्मन के वैज्ञानिक डॉक्टर हेगार्ड नाइस के ने मानव जाति में जितनी ऊर्जा का एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा विश्व के मरुस्थल मात्र 6 घंटों में ही प्राप्त कर लेते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बातें डॉक्टर गेहार्ड नाइस ने कहा था। मतलब उन्होंने कहा था कि मानव जाति जितनी ऊर्जा एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा विश्व के मरुस्थल मात्र 6 घंटों में ही प्राप्त कर लेते हैं। मरुस्थल सतत ऊर्जा उत्पादन में प्रभावकारी स्रोत है। अब हम चलते हैं इनके तथ्यों पर बात करते हैं। सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो सहारा का मरुस्थल, जिसको आप सभी जानते हैं, जिसे देख रहे हैं ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है आपको, ये अफ्रीका महाद्वीप में सहारा का मरुस्थल, जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, ये दुनिया का सबसे बड़ा है। अगर देखा जाए तो नॉन पोलर, अगर आप इसको कह सकते हैं, हम नॉन पोलर, भी मैं एक हेडिंग बना रहा हूँ यहाँ पे, सहारा, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। सहारा का मरुस्थल ये नॉन पोलर है। नॉन माने नॉन, एक मिनट रुकिएगा, मैं अच्छे से आपको समझा दे रहा हूँ। नॉन, नॉन पोलर माने ये विश्व का सबसे बड़ा नॉन पोलर मरुस्थल है। अगर उत्तरी अफ्रीका में ये शुष्क मरुस्थल, इसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा है। और यह लगभग, अगर हम यहाँ पे देखें, ये हो गया 35 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रों में ये पूरी तरह से फैला हुआ है। अगर इस मरुस्थल का विस्तार देखें तो अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मरीतानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मतलब इसका अगर विस्तार देखा जाए तो ये इन जगह पे अफ्रीका महाद्वीप के फैला हुआ है। और उसमें भी देखा जाए कि अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थल के क्षेत्र में जो निर्माण का भूमिका होता है वो उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब का सबसे ज़्यादा होता है।
तो यहाँ आप लोगों ने समझ लिया। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि जो सहारा का मरुस्थल है वो कितनी देश की सीमाओं को स्पर्श करता है? जी हाँ, अगर आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो जरूर बताइएगा। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है, और यही इसी मरुस्थल में विश्व का सबसे उच्चतम तापमान अल अजीजिया, विश्व का सबसे उच्चतम तापमान अल अजीजिया जो लीबिया नामक देश में है, दुनिया का सबसे ज्यादा तापमान यहीं पर मिलता है। अर्ग, सहारा मरुस्थल का रेतीली क्षेत्र को अर्ग कहते हैं। अर्ग क्या होता है? इस सहारा मरुस्थल का जो रेतीला क्षेत्र होता है उसे अर्ग कहते हैं। जबकि जो हमदा होता है, अगर हमदा कह दिया जाए, हमदा, हमदा क्या है? देखिएगा, ये रेतीला क्षेत्र होता है, लेकिन जो हमदा होता है ये पथरीला होता है। ये क्या होता है? पथ हमदा जो है ये पथरीला होता है। पथरीला क्षेत्र को हमदा कहते हैं, रेतीले क्षेत्र को अरे कहते हैं। ठीक है, तो हाँ, एटलस पर्वत, अहागार पर्वत तिस्वेस्ती इसी मरुस्थल में स्थित है। तो हम लोगों ने सहारा मरुस्थल के बारे में कई चीज़ें पढ़ लिया जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अब देखा जाए, ये एक लाल नॉन पोलर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे गर्म मरुस्थल है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा तापमान टेम्परेचर पाया जाता है, अल अजीजिया लीबिया में। अर्ग का मतलब होता है सहारा के मरुस्थल में रेतीले क्षेत्र को अर्ग कहते हैं, पथरीले क्षेत्र को हमदा कहते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था जो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि सर इसके अलावा भी कौन कौन सी हैं जो पूछा जाता है, एक आता है अटाकामा। शायद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये अटाकामा। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले अफ्रीकी महाद्वीप को, सॉरी हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अफ्रीका को पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने सहारा का मरुस्थल पढ़ लिया। दूसरा इसके बाद है कालाहारी। आपने देखा कालाहारी, तो भैया कालाहारी के बारे में जरा जो लोग लाइव हैं वो कमेंट करके बताएं। अगर ये पूछ दिया जाए कि जो कालाहारी है वो कहाँ पर है, तो जरा फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें कि सर कालाहारी कहाँ पर है आपके हिसाब से, क्योंकि आप भी तो पढ़ रहे हैं और आप भी सिलेक्शन के लिए हैं। तो बताइए कालाहारी कहाँ पर है। फिर उसके नीचे अगर देखा जाए तो नामीब है। ठीक है, नामीब, नामीब, कालाहारी, अर्बेनियन मरुस्थल। तो अर्बेनियन तो नहीं, लेकिन 3 मरुस्थल है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है अफ्रीका का। एक सहारा है, दूसरा कालाहारी है। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए। हाँ, देखिए, ये तो एक बात तो समझ में आ गया कि कालाहारी कहाँ पर है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर एक ऐसा प्रश्न है जो आपके परीक्षाओं में एकदम घुमा घुमा कर सीधा सीधा पूछा जाता है। चलिए हम ही बताते हैं। देखिए, अफ्रीका महा में एक बोत्सवाना देश है। कौन सा देश? मैं पहले कालाहारी आपको बता दूं, पहले हम लोग कालाहारी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक बोत्सवाना देश है। कौन सा देश है? एक बोत्सवाना देश है। तो बोत्सवाना देश में ये मरुस्थल डैक्सनबर्ग पर्वत के पूरब में और दक्षिण में कारू पर्वत, पश्चिम में चेला पर्वत है। इसकी अगर औसत ऊंचाई देखा जाए कालाहारी की, तो लगभग ये इसकी जो औसत एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट जो है वो 914 मीटर है। ऊंची है, मतलब ये हाइट की बात कर रहा है, ये ऊंचाई की बात कर रहा है। यहाँ पर ऑरेंज नदी नागामी झील के दक्षिण में है। यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम बुशमैन। ये पूछा जाता है कि कालाहारी में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो बुशमैन पाई जाती है। ये अफ्रीका की एक प्रमुख जनजाति है बुशमैन, जो यहाँ पर पाई जाती है। तो देखिए, कालाहारी जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। एक प्रश्न ये आता है कि किस गोलार्ध में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कालाहारी जो मरुस्थल है यह बोत्सवाना, नीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका की सीमा में लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो ये बात आप लोग जानते रहिएगा। ठीक, यहाँ से आपके मन में कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब दूसरा है, यहाँ स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब एक और आपको यहाँ पे मिलता है नामिब। आइए नामिब के बारे में जान लेते थे कि ये है आपका नामिब। तो नामिब के बारे में यहाँ थोड़ी सी बातें हैं। यहाँ पे नामीबिया देश में है। कहाँ से है? नामीबिया। ये नामीबिया, ये नामीबिया देश में का एक शीत मरुस्थल है, कोल्ड वाटर डिजर्ट है। शीत, जी हाँ, शीत जल मरुस्थल इसको कहते हैं। शीत जल मरुस्थल इसे क्या कहते हैं? शीत जल मरुस्थल, मतलब इसे कोल्ड वाटर डिजर्ट कहते हैं। लिख लीजिए कि परीक्षा में पूछा जा सकता है, कोल्ड वाटर डिजर्ट
ठीक है। तो ये कोल्ड वाटर डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें से वेंगुला शीतल जलधारा दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। कौन सी? वेगुला शीतल जलधारा भी यहाँ से बहती है। कौन सी? वेगुला शीतल जलधारा। वेगुला शीतल जलधारा किधर से बहती है? नॉर्थ से साउथ। ठीक है। सॉरी 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 साउथ से ना, साउथ से नॉर्थ बहती है। ठीक है। दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। तो ये हो गया दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के 3 प्रमुख रेगिस्तान हम लोग को पढ़ने थे, जिसमें हम लोगों ने सहारा मरुस्थल पढ़ लिया जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और सबसे गर्म मरुस्थल है, और दूसरा हम लोगों ने कालहारी पढ़ा जहाँ पे बुशमैन जनजाति पाई जाती है, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा नामीब, जहाँ पर जिसे हम शीत जल मरुस्थल कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का एक प्रमुख मरुस्थल है जो प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा महाद्वीप यहाँ पे मिलता है, साहिल मरुस्थल। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पर एक छोटा सा मरुस्थल यहाँ पर है, साहिल मरुस्थल। कौन सा है? साहिल। यहाँ पर है साहिल मरुस्थल। साहिल मरुस्थल के बारे में जाने तो यहाँ पे साहिल मरुस्थल में माली, नाइजर, चाड, दक्षिण सूडान सम्मिलित होता है। ये अफ्रीका में प्राय सूखे के आकलन की परिस्थितियाँ यहाँ पर बनी रहती है। यहाँ पे प्राय सूखा रहता है। ठीक है। तो नाबीब मिल गया, एक है नाबीब, एक है नूबियन। एक देखिए नाबीब का मरुस्थल हो गया, लेकिन यहीं पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये क्षेत्र है जहाँ पे नूबियन, नूबियन मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? नूबियन। लिख लीजिएगा, यहाँ पर नूबियन मरुस्थल है। लेकिन आपके जो परीक्षा में था वो हमने बता दिया। ठीक है। जो अब बार बार पूछा जाता है, यहीं पे भी लीबियाई मरुस्थल भी यहीं पर है, लेकिन वो सब आपके काम का नहीं है। लेकिन 3 जो काम का था उन्हें बता दिया, सहारा का मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल और नामीब का मरुस्थल। तो यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपके मन में ना कोई प्रश्न रहा होगा, ना आपके मन में कोई डाउट होगा। अगर है तो जल्दी से पूछ लीजिएगा। बताइए, हो गया क्लियर? चलिए तब तो हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्लियर हुआ। अब हम अगले महाद्वीप की तरफ चलते हैं। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो उत्तरी अमेरिका के जो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका के जो प्रमुख मरुस्थल उनको पढ़ेंगे। इसका है सोनोरन मोहावे। देख रहे हैं मरुस्थल, ये कहाँ पर है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, सोनोरन महावे। ठीक है। तो सोनोरन महावे जो मरुस्थल है ये कहाँ पर है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। इसके बारे में अगर आपको कुछ पता हो तो ज़रूर कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, बताइए। नहीं बता? देखिए, ये मैक्सिको के जो पश्चिम उत्तरी भाग में है, उत्तरी अमेरिका में, ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर ये पूछा जाए तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा? सोनोरन मोहावे। ठीक है। और यह एक गर्म मरुस्थल है। अगर इसका निर्माण कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा के प्रभाव से हुआ है। इसका अगर निर्माण देखा जाए तो एक कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है उसकी वजह से हुआ है। तो सोचने वाली बात है। अब कहेंगे सर ये तो बड़ी बात है कि ये ठंडी जलधारा से कैसे इसका निर्माण हुआ है, और जो आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला है। मतलब सोचिए कितनी अच्छी चीज़ आपको मिल गई है कि यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा है, सबसे गर्म है, और उसमें ये कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा से इसका निर्माण हुआ है। यहाँ तक आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें और पढ़ लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें और जान लेते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे ग्रेट बेसिन, ग्रेट साल मरुस्थल देख लीजिए, ये एक लाइन में है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। लेकिन अब जो हम लोग को तो पढ़ना है वो है ग्रेट बेसिन। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें कई की पॉइंट आपको मिल जाएगा। कि जो ग्रेट बेसिन है ये यूएसए कहाँ पर है? ये यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। लेकिन यहाँ पर ये सिरा नेवादा तथा उटाह राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है। और ये मृत घाटी तथा मोजाबो इसमें सम्मिलित है। कौन कौन सी मृत घाटी? याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। डेथ वैली, डेथ वैली। ठीक है। यहाँ पे जो डेथ वैली और मोजावे,
यहाँ पे डेथ वैली और मोजावे, ये क्या है, इसमें सम्मिलित है। ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो 1986 में ग्रेट बेसिन नेशनल पार्क भी स्थापित किया गया। कौन सा? 1986 में ग्रेट बेसिन नेशनल पार्क भी स्थापित किया गया था। ठीक है, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं ये दक्षिणी अमेरिका के जो प्रमुख मरुस्थल हैं उनके बारे में। तो जो दक्षिण अमेरिका का जो प्रमुख मरुस्थल हमें और आपको देखने को मिल रहा है वो पहला है अटाकामा। कौन सा है? अटाकामा, जो प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है। आइए हम अटाकामा के बारे में थोड़ी बातें आपको बता दें। ये अटाकामा जो मरुस्थल है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ये संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह पृथ्वी पर का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र जो ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर है। इसमें सोडियम, नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिजों के विशाल भंडार पाए जाते हैं। यह मरुस्थल उत्तरी चिली में फैला हुआ है। तो अटाकामा के बारे में और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अटाकामा चिली तथा पेरू के तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। क्या है? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा। इस मरुस्थल में नाइट्रेट, जिसे हम शोरा कहते हैं, इस मरुस्थल में क्या क्या मिलता है? नाइट्रेट, जिसे हम शोरा कहते हैं। नाइट्रेट मिलता है सबसे ज़्यादा, सोडियम मिलता है। ठीक है, सोडियम, फिर इसमें आयोडीन, आयोडीन मिलता है, तांबा मिलता है, तांबा मिलता है यहाँ पर। फिर यहाँ पे बोरेक्स जो के भारी भंडार मिलते हैं, जो सब रासायनिक खाद बनाने के भी काम आते हैं। जी हाँ, बोरेक्स भी मिलता है यहाँ पे। ये सभी क्या होते हैं? खाद बनाने के काम में आते हैं। तो हमने देखा अटाकामा जो है ये दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। ये चिली तथा पेरू के तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की तरफ पेरू और चिली के तट पर अटाकामा मरुस्थल, ये ब्लैक वाला जो है, ये ब्लैक वाला हिस्सा, यही है आपका अटाकामा मरुस्थल है। अब हम पढ़ लेते हैं पैटागोनिया। ठीक है, देखिए पेंटागोनिया के बारे में आपको थोड़ी सी बात बता दूं कि जो पेंटागोनिया है ये शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है। ये अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। कहाँ पे? अर्जेंटीना और चिली में यह क्या है? स्थित है। दूसरी बात अगर आपको पता होना चाहिए कि जो पैटागोनिया का मरुस्थल है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ही मरुस्थल है। कहाँ का है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ही मरुस्थल है। इसके बारे में, ये अर्जेंटीना के दक्षिण में है। ये शीतोष्ण मरुस्थल का उदाहरण है। इस मरुस्थल में फॉकलैंड की जो ठंडी जलधारा का प्रभाव पड़ता है। कौन से? फॉकलैंड का। देखिए यहाँ पर यही है जी, फॉकलैंड है आपका। ठीक है, उसकी जो ठंडी धारा है, ठंडी जलधारा का जो है यहाँ पर क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। ये सीढ़ीनुमा मरुस्थल, पर्वतपदी मरुस्थल का उदाहरण है। ये सीढ़ीनुमा, लिख लीजिएगा, ये पूछा जाता है प्रश्न कि दुनिया में कौन सा सीढ़ीनुमा मरुस्थल का उदाहरण है। यह कैसा है? ये जो पर्वतपदी मरुस्थल का भी उदाहरण है। तो ये हो गया हमारा अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ लिया, अब आगे देखते एशिया के जो काफ़ी प्रसिद्ध भी है और ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं। लेकिन उसके पहले अगर हम देख लें छोटा सा जो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक सबसे बड़ा है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, फिर ग्रेट सैंडी मरुस्थल और गिब्सन मरुस्थल। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है। तो जो गिब्सन है, अगर हम देखें कि गिब्सन रेगिस्तानी है लेकिन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक विशाल रेगिस्तान है। गिब्सन तो देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न हिस्सा है, ये पश्चिम गिब्सन है। और ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी ये एवं सिम्पसन, इसमें सिम्पसन नहीं दिया है, ये मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ये थोड़ा सा काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये ज़्यादातर इसमें जो पूछा जाने वाला है अगर हम आपसे देखें तो वो है आपका ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। सिम्पसन यहाँ पे नहीं दिया है, ये आगे हम इसको बता देंगे कि सिम्पसन कहाँ पर है। और
ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है, अगर हम ग्रेट सैंडी की बात करें तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम पे ही, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें कि बीच में डिवाइड कर दे तो ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। तो जो ग्रेट सैंडी है, जो ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा भी क्या है, ये पश्चिम में ही आएगा। ठीक है, तो ग्रेट सैंडी ये मकर रेखा के उत्तर तथा किम्बरले पठार के दक्षिण में एक शुष्क मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? ये एक प्रकार का शुष्क मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल का उदाहरण है। तो यहाँ से प्रश्न अगर आएगा तो आप आराम से कर ही लेंगे। अगर हम ग्रेट विक्टोरिया की बात करें, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, जो ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, वो ये है, ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट है। तो अगर सिम्पसन भी यहीं पर है छोटा सा। ग्रेट विक्टोरियन की बात अगर हम करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में एक उष्ण मरुस्थल है। इसके किसी भी भाग पर रेत और कहीं भाग पर बंजर चट्टान है। कहीं यहाँ पर रेत है, हाँ रेत है, तो कहीं पर यहाँ पे बंजर जो है चट्टान है, बंजर यहाँ पे चट्टान है। और इस मरुस्थल में सोना चांदी के भंडार है। ये जो मरुस्थल है, यहाँ पे सोना चांदी का पूरी तरह से भंडार देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक छोटा सा गिब्सन, ये क्या होगा? गिब्सन का मरुस्थल, गिब्सन डिजर्ट। तो ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया मरुस्थल के उत्तर में आप देख ही पा रहे हैं। इस मरुस्थल में वर्षण की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है। यहाँ पे वर्षण की जगह अगर हम यहाँ पे बात करें तो वर्षण जो है, वर्षण की जगह वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, वाष्पीकरण यहाँ पर ज़्यादा होता है। फिर अगर उसके अलावा अगर यहाँ पे देखें तो गिब्सन की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि प्राकृतिक वनस्पति में ऑस्ट्रेलियाई बबूल कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं। कंगारू मुख्य जंगली पक्षी है, जो ऑस्ट्रेलिया का एक राष्ट्रीय पशु भी यहाँ प्रायः पाया जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ऑस्ट्रेलिया में 3 प्रमुख हैं। सबसे ज़्यादा है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन मतलब प्रायः ग्रेट शब्द जो लग जाता है वो आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया है, स्टुअर्ट है, यहाँ पे स्टुअर्ट मरुस्थल है, यहीं पर स्टुअर्ट मरुस्थल है। अब हम और आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे हम देखने का, पढ़ने का प्रयास करते हैं। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो एशिया और यूरोप के। तो एशिया और यूरोप की तरफ हम चलेंगे तो कई चीज़ें हमें जानने को, देखने को मिलेगा। हाँ हाँ, आगे करके हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहला थार मरुस्थल आता है, जो ये भारत में, देख रहे हैं थार का मरुस्थल, ये भारत में है। इसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहते हैं। थार के मरुस्थल क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये थार की बात हो रही है, ग्रेट इंडियन डिजर्ट। ग्रेट इंडियन डिजर्ट जो है, ये थार का मरुस्थल है, ये भारत में। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर हम पूरी एशिया की बात कर रहे हैं तो ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके पश्चिमी भारत में है और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, संसार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल है। और यहाँ पे जो जनघनत्व है, अगर जनघनत्व की बात करें तो 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर, 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका घनत्व है। काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये भारत में है। भारत में देखा जाए तो पश्चिम में थार का मरुस्थल है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है। दक्षिण एशिया का ये मरुस्थल है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और आपके क्लास के लिए, क्योंकि यहाँ से प्रायः आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं। अब हम यहाँ पे एक देख लेते हैं, हाँ ये स्क्रीनशॉट चाहे तो कर लें आप। फिर यहाँ पे एक आता है कि लद्दाख का मरुस्थल। तो लद्दाख के मरुस्थल के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि अगर आप लोग लगातार ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े होंगे तो यहाँ पर कई चीज़ें आपने देखा होगा। थार का मरुस्थल जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है, आपने देखा। यहाँ पर ये गर्म शुष्क मरुस्थल भी है, यहाँ पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस भी पाए जाते हैं। लेकिन दूसरा जो है वो है लद्दाख मरुस्थल। लद्दाख के बारे में जानते रहिएगा, ये भारत का शीत मरुस्थल है। कैसा है? भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है जो सबसे ऊंचाई पर है। भारत में अगर देखा जाए तो ये कहाँ है? सबसे ऊंचाई पर है। ठीक, दूसरी बात यहाँ पर है, अगर आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो इस मरुस्थल की जो खासियत है, ये लद्दाख क्षेत्र में फैला हुआ है। कहाँ पे फैला हुआ है? लद्दाख क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ पर एक इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है कि यहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र है। क्योंकि सर ये वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है? ध्यान दीजिएगा कि जो वृष्टि छाया क्षेत्र होता है, इसका मतलब जैसे यहाँ पे ये हो गया, ये दो पर्वतों के बीच में जो कोई बीच में पर्वत हो तो वर्षा होने के बाद यहाँ पर नहीं पहुँच पाता। इसे हम क्या कहते हैं? प्रायः इसको हम कहते हैं शीत मरुस्थल। तो ये शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। ठीक है, कौन से? ये शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यह लद्दाख मरुस्थल, ये भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख का मरुस्थल। क्लियर हुआ? हाँ, ये ठंडा मरुस्थल है।
और ऊंचाई पर भी है। अब इसके बाद एक यहाँ पर आता है, इसके ऊपर हम चलते हैं, तकला मकान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तकला मकान के बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, अगर हम तकला मकान की तरफ अगर बात करें तो तकला मकान से प्रायः परीक्षा में प्रश्न आता है। तो एक प्रश्न यही पूछ लेता है कि तकला मकान जो ये मरुस्थल है ये कहाँ पर है। तो पहला इसका उत्तर होगा चीन। ध्यान रखिएगा, चीन के लोग टकला, ऐसे याद करिए, चीन के लोग क्या है, टकला है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आपका तैयार हो गया कि जो तकला मकान है वो कहाँ पर है, वो चीन में है। ठीक है, और चीन के कहाँ पर फैला हुआ है, तारिम बेसिन में। कौन सा, तारिम बेसिन में। ये चीन के तारिम बेसिन में फैला हुआ है। लेकिन इसकी एक और विशेषता है जो शायद आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे शीत मरुस्थल है। मरुस्थल कैसा है, ये शीत मरुस्थल है। ये भी किसका उदाहरण है, शीत मरुस्थल का उदाहरण। टकला मकान भी शीत मरुस्थल का उदाहरण है। और यहाँ पर भारी बर्फबारी के बाद एक निर्जल स्थल, माने यहाँ पे बर्फबारी भी होता है। सोचेंगे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि रेगिस्तान मरुस्थल का मतलब ये नहीं है कि वो चारों तरफ बालू रेत से हो, वह ये भी हो सकता है कि वहाँ पे बर्फबारी भी हो सकती है। तो वहाँ पे भी हमने देखा कि यहाँ पे भी बर्फबारी होती है और निर्जल क्षेत्र आपका बना पड़ा है। क्लियर, ठीक है। और हम आगे देखते हैं, इसके बाद अब गोभी का मरुस्थल जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर गोभी के मरुस्थल की हम बात करें, हाँ, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये यहाँ पे अगर हम मंगोलिया देखें, और मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ से भी प्रायः परीक्षा में आपके प्रश्न आते हैं। तो ये मंगोलिया से चीन के उत्तरी में फैला हुआ एक मरुस्थल है। ये भी एक ठंडा मरुस्थल है। ये भी क्या है, ठंडा मरुस्थल का उदाहरण है, या ये भी शीत मरुस्थल का उदाहरण है। ये तो आपने समझ ही लिया है। इसमें रेत की मात्रा तो कम है, लेकिन वर्षण अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है। यहाँ रेत कम है, लेकिन वर्षण से ज़्यादा वाष्पीकरण यहाँ पर ज़्यादा होता है। इस मरुस्थल में शीत ऋतु में भी बर्फ पड़ती है। ये विश्व का विशालतम शीतोष्ण मरुस्थल है, दुनिया का सबसे विशालतम शीत मरुस्थल है। यहाँ पर 2 कुंबड़ वाले ऊँट मिलते हैं। कितने कुंबड़ वाले, 2 कुंबड़ वाले ऊँट मिलते हैं। तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने इन तथ्यों को पढ़ लिया, इन तथ्यों को समझ लिया। अब यहाँ पे है काजिल कुम। अब काजिल कुम के बारे में पढ़ते हैं। ये उज्बेकिस्तान तथा कजाकिस्तान के बीच में, कहाँ पे, उज्बेकिस्तान तथा कजाकिस्तान के बीच में है। ये भी एक शीतोष्ण मरुस्थल है। इस मरुस्थल में लाल रंग का रेत पाया जाता है। हाँ, अरल सागर के मध्य यहाँ पर लाल रंग की रेत पाई जाती है। लाल रंग की रेत यहाँ पर मिलती है। ठीक है, दूसरा है काराकुम। ये भी इंपॉर्टेंट है, काराकुम। देखिए, इसको काराकुम भी कहते हैं। ये कैस्पियन सागर और अरल सागर के बीच में है। ठीक है, ये भी शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। इसमें काले रंग का रेत मिलता है। इसमें काराकुम में क्या होता है, काले रंग का रेत है, काले रंग का रेत, ये जानते रहिएगा। कराकुंभ में काले कलर की रेत होती है, और काजिल कुंभ में लाल रंग की रेत पाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और हाँ, आमू नहर असिकाबाद नगर से कैस्पियन सागर की ओर जाता है। ये कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में भी फैला हुआ है। तो ये काफ़ी जो था महत्वपूर्ण मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से अब आपके परीक्षा में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अब एक है दस्त ए लूट। इम्पॉर्टेंट ये भी है क्योंकि यहाँ पर दिया है। मैं सोच रहा हूँ मैं भी आपको ये बता दूँ कि दस्त ए लुत मरुस्थल। तो जरा आप लोग को बताएंगे कि दस्त ए मरुस्थल कहाँ पर है। जो इस वीडियो को लाइक देर से भी सभी फटाफट कमेंट करेंगे। देखिए, हाँ, दस्ते लूट बताइए कमेंट करके, कहाँ पर है दस्ते लूट। अरे देख के मैप में बताइए। ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। ये कहाँ पर है, ये ईरान में है। कहाँ पर है, ये ईरान में है। ये ईरान का मरुस्थल है। दस्त कहाँ का है, ये ईरान का एक मरुस्थल है। ये लवणता युक्त मरुभूमि है। यहाँ पे खजूर की खेती होती है। ये लवणता युक्त एक मरुभूमि है। ठीक है, और यहाँ पे खजूर की खेती बहुतायत में होती है। हाँ, चलिए अब 2 चीज़ और बची है, 1-2। दस्त कबीर भी है, ये भी ईरान में है। ये नमकीन मरुस्थल है। ठीक है, दस्ते कबीर यहाँ पे नहीं है अभी। दस्ते कबीर हम यहाँ पे है, दस्ते कबीर। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें। हाँ, एक बच्चा है आपका अरेबियन मरुस्थल। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से प्राय आपके परीक्षा में आता है। जी हाँ, तो जरा आप लोग कमेंट करके बताएं कि कितने लोग को ये अरेबियन मरुस्थल के बारे में पता है।
सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं कि अरेबियन मरुस्थल को कितने लोग को पढ़ा है। देखिए, ये जो अरेबियन मरुस्थल है, यहाँ पर दो बड़े मरुस्थल, रब अल खाली मरुस्थल है, यहाँ पे मरुस्थल अन नफद मरुभूमि है, तो यहाँ पे दोनों मिलकर बना है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रब एक खाली है, माने अरब में उस मरुस्थल है, विश्व में सबसे अधिक रेत पाया जाता है। यहाँ पर ये रब अल खाली, इसी मैप में देख रहे हैं ना, रब अल खाली है। रब अल खाली क्या है, विश्व में सबसे अधिक रेत पाया जाता है, यह उस मरुस्थल है, ठीक है। और तेल के भंडार के कारण इसका महत्व क्या होता है, काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये बात आप लोग समझ रहे होंगे, ये बात आप लोग जान रहे होंगे, ठीक। जी हाँ, हाँ, ये आपके लिए है, आपके लिए, क्योंकि आप लोग लगातार हिलनी दुर्गेश से जुड़े हुए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे या वीडियो अपने साथी मित्रों तक शेयर करेंगे। और ये अरब का मरुस्थल को अरेबियन मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन आज हम लोगों ने क्या किया, पूरा देख लिया। हाँ, तकला मकान मध्य एशिया में झिंजियांग यूबोर क्षेत्र में है, और यह कुन्नुल पर्वत और पामीर तिलसान पर्वत से घिरा हुआ है। चलिए, एक बार हम लोग पूरा रिवीजन कर लेते हैं। तो ये जो था मरुस्थल मैंने पूरा बता दिया। तो इसके लिए आप लोग सभी साथी अगर डेली क्लास में जुड़ना है तो टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। बाकी अगर आपको क्लास संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो ये जौनपुर जनपद से चलती है, यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। मेरी क्लास तो फ्री आपको मिलती है, लेकिन अन्य क्लास के लिए आप नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, पैटागोनिया, अटाकामा, कालाहारी, सहारा, थार, लद्दाख, तकला मकान, गोबी, ग्रेट विक्टोरियन, यही जो है सोरन हमाल, यही प्रश्न ऐसे हैं जो प्राय परीक्षा में पूछे जाते हैं, और उनको मैंने गोला कर दिया। इसे एक बार आप याद कर लेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक। और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं हो तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसे दोबारा तिबारा समझाऊंगा। और मेरा उद्देश्य है कि आप सभी को एक शिक्षा देकर, निःशुल्क शिक्षा देकर आपके देश हित में, राष्ट्र हित में एक नई इबादत, एक नई इमारत खड़ा करना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।